नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होगी। सम्मेलन में 100 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। पीएम के पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लुकर्नो ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे। मैक्रों ने पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। पेरिस में मौजूद भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा, ठंड के मौसम ने भी भारतीय समुदाय को आज शाम अपना स्नेह दिखाने से नहीं रोका। हम अपने भारतीय समुदाय के प्रति आभारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस में अपने समकक्ष जीन नोएल बैरॉट से मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि इस मुलाकात में एआई और नवाचार, कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के बारे में भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत समागम हमारी रणनीतिक साझेदारी की ताकत और सहजता को दर्शाता है। पेरिस का बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। संभावना है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह फ्रांस और भारत की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज लोकसभा में बजट 2025-26 पर चल रही चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे सकती हैं। वहीं राज्यसभा में बजट पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। राज्यसभा में सोमवार को दोपहर बाद आम बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजे जाने के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए तो नेता सदन जेपी नड्डा ने उसका करारा जवाब दिया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और आम बजट को शानदार बताया। लोकसभा में भी बजट चर्चा को दोपहर बाद आगे बढ़ाया गया। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बजट की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कल्याण के लिए इस बजट में प्रत्येक क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जॉर्ज सोरोस की भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग के मुद्दे को उठाया। उन्होंने निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में यूनानी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 11 फरवरी को प्रतिवर्ष यूनानी दिवस मनाया जाता है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक
एरो इंडिया का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री डीआरडीओ की ओर से आयोजित सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। इस सेमिनार का विषय है डीआरडीओ उद्योग का तालमेल विकसित भारत की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य कर्नाटक में बड़े पैमाने पर निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। एरो इंडिया के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर जारी है। भाजपा विधायक लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद दिल्ली के सीएम चेहरे से पर्दा उठ सकता है। आम आदमी पार्टी चुनाव विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अपने विधायकों के साथ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक और संसदीय बोर्ड के फैसले से तय होगा। वजीरपुर से भाजपा की विजयी उम्मीदवार पूनम शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री को लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा, उनकी प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया है। उनकी पार्टी भी हार गई और वे खुद भी हार गए हैं। इसका मतलब है कि लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया है। हरियाणा भाजपा ने राज्य के मंत्री अनिल विज को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ उनके हालिया सार्वजनिक बयानों का कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली बार राहुल गांधी के अधिवक्ता की खराब सेहत के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी। महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ 74 लाख लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर संध्या आरती की गई। यह दृश्य अत्यधिक भव्य और आध्यात्मिक था, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आराधना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माघ पूर्णिमा की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने तैयारियों का आकलन किया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं, ताकि इस विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने सोमवार को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाह पर डीआरएम लखनऊ मंडल एसएम शर्मा ने कहा कि ये पहले से ही तय था कि मुख्य स्नान पर संगम स्टेशन हमेशा बंद रहता है और जब भी भीड़ बहुत अधिक हो जाती है तो राज्य हमें सूचित करता है कि स्टेशन को बंद करना होगा, क्योंकि ये संगम बिंदु के सबसे करीब है। एसएम शर्मा ने कहा, हमारी सारी व्यवस्था मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जब सबसे अधिक भीड़ की उम्मीद थी। हम नियमित रूप से ट्रेनें चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मार्गों से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुंबई एयरपोर्ट से 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। रायपुर पुलिस और एटीएस की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके पास से फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज भी मिले हैं।
रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा कि संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन को बांग्लादेशी होने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अंकलेश्वर में एक स्क्रैप गोडाउन में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन अधिकारी चिराग गढ़वी ने जानकारी दी कि परिस्थिति काबू में है और अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बगैर नक्शा मकान निर्माण के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एसडीएम कोर्ट से 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में उनके द्वारा एक निर्माण कराया गया था। इसके लिए मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है, जो नहीं कराया गया था। मामले में उन्हें 3 नोटिस भेजे गए हैं। उनकी तरफ से बार बार अग्रिम तिथि के लिए आवेदन आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर में शारदा घाट में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तमिलनाडु के डिंडीगुल में थाईपुसम त्योहार मनाने के लिए पलानी मुरुगन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। श्री गुरु हर राय साहिब जी के प्रकाश पर्व पर भक्तों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दीपक जलाए। इस दौरान दियों की रोशनी से गोल्डन टेम्पल जगमगा उठा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता के तहत ईएफटीए डेस्क का शुभारंभ किया गया। भारत ईएफटीए व्यापार समझौते के तहत 10 साल के भीतर $50 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और अगले 5 साल में $50 अरब का अतिरिक्त निवेश होगा। इस निवेश से भारत में 15 साल में 10 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। ईएफटीए के सदस्य देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में भारत ने ईएफटीए देशों को $1.28 अरब का निर्यात किया है, जिसमें से 77% निर्यात स्विट्जरलैंड को हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला IW25 मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नौकरी पोर्टल फाउंडेट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इसके तहत एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हाईवे, रेलवे और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकारी निवेश 2024 में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही कहा कि बीते एक दशक में इस क्षेत्र में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। BSNL और MTNL के करोड़ों यूजर्स को जल्द 4G सर्विस की सौगात मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी को 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज देने का ऐलान किया है। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2023 में लगभग 27 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2030 तक 65 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और 2047 तक ये बढ़कर 350 अरब डॉलर हो सकता है। सरकार ने 5500 रुपए प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाले अपरिष्कृत मानव बलों को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक अगर निर्यात मूल्य 5500 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है तो निर्यात किया जा सकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कारण दिसंबर 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10,213 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 1.37 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। भारत में कोयले की मांग 2030 तक 1,462 मिलियन टन और 2047 तक 1,755 MT तक पहुंचने का अनुमान है। अदानी समूह ने अमेरिका स्थित मेयो क्लिनिक के साथ साझेदारी में अदानी हेल्थ सिटी शुरू करने की घोषणा की है। पहले चरण में अहमदाबाद और मुंबई में 2 अदानी हेल्थ सिटी बनेंगे। इसके लिए अदानी ग्रुप 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान देगा। ट्रैवल चेक यूनिकॉर्न ओयो ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी ने अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में 166 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। सेबी ने कराधान ट्रेंड्स और 2 अन्य पर प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इन पर कथित तौर पर खुलासे में खामियां स्टॉक एक्सचेंज के जरिए भ्रामक सूचना दिए जाने का आरोप है। केंद्र सरकार की ओर से घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए चलाई जा रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों यानी कि अप्रैल से जनवरी में एप्पल आईफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला देश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कई यात्रियों से भरी बस पुल से नीचे गिरने से करीब 51 लोगों की मौत हो गई। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेनोवालो ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की तथा प्रतिक्रिया प्रयासों में सहायता के लिए देश की सेना और आपदा एजेंसी को तैनात किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और चीन की चेतावनियों के बावजूद लंबे समय से किए गए व्यापार युद्ध को आगे बढ़ाते हुए स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ पर लगाए गए सभी बहिष्कारों को समाप्त करने और दोनों धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25% करने के लिए 2 आधिकारिक घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि वो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को सरल बना रहे हैं। ये बिना किसी अपवाद या छूट के 25% है। हालांकि अमेरिकी ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया को स्टील टैरिफ से छूट देने पर विचार कर रहा है। इस बड़े कदम के साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो कारों, सेमीकंडक्टर चिप्स और फार्मास्यूटिकल पर भी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। दक्षिण ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल में कक्षाएं खाली क्योंकि राज्य तीव्र गर्मी की लहर की चपेट में है। ब्राजील के मौसम विज्ञान ने कहा है कि सोमवार को इस क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा, जबकि मंगलवार को भीषण गर्मी का सबसे खराब दिन हो सकता है। कोलंबिया में राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया सरकार के पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में अराजकता फैल गई है। पेट्रो द्वारा लाइव टेलीविजन पर अपनी टीम की आलोचना करने के बाद बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने विपक्षी हार्ड राइट दलों द्वारा उन पर महाभियोग चलाने की योजना बनाने से पहले सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। योहानिस का दूसरा और अंतिम कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को समाप्त हुआ था। एरिजोना के स्कॉट्सडेल हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट विमान आगमन पर वहां खड़े दूसरे मध्यम आकार के बिजनेस जेट विमान से टकरा गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता है तो हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों के इस सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने की संभावना है। ये मुलाकात म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान हो सकती है। यूक्रेन और रूस के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत लेफ्टिनेंट जनरल कीथ कैलॉग ने कहा कि अमेरिका इस सिलसिले में बहुप्रतीक्षित वार्ता की तैयारी कर रहा है। जसप्रीत बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने पर अंतिम फैसला आज लिया जाएगा। आज आईसीसी को टीमों द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दल के नाम भेजने की अंतिम तिथि है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप के पुरुषों के कंपाउंड ओपन कैटेगरी में भारत के खाते में 2 पदक आए। भारत के श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण जीता, वहीं कांस्य पदक राकेश कुमार के नाम रहा। आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पुरुषों की W1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। आदिल ने हांगकांग के मैन ताई यूंग के खिलाफ जीत हासिल की। पैरा तीरंदाजी एशिया कप के रिकर्व ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह और पूजा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी और सरिता की जोड़ी ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप के कंपाउंड ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम चेस के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। डी गुकेश को फैबियानो कैरुआना ने शिकस्त दी। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम से कम भार वर्ग की जूडो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की श्रद्धा चोपड़े ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के जूडो में 57 किलोग्राम से कम भार वर्ग में हरियाणा की अंकिता ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। गुजरात की शाहीन ने रजत और मणिपुर की अनीता चानू ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग के जूडो में सर्विसेज के अरुण कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रजत पदक उत्तराखंड और कांस्य पदक अरुणाचल प्रदेश के नाम रहा। पुरुषों की फेंसिंग में तमिलनाडु के बिबिश ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। बिहार के आकाश को रजत पदक, जबकि सर्विसेज के बिक्की को हेमाश को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की फेंसिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के टेबल टेनिस में पश्चिम बंगाल की अहिका मुखर्जी ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र की स्वासिका को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अहमदाबाद स्थित टोरेंट ग्रुप आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक टोरेंट ग्रुप गुजरात टाइटंस में 67% हिस्सेदारी खरीदेगा। न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। टाइगर वुड्स ने इस हफ्ते होने वाले जेनेसिस इनविटेशनल से नाम वापस ले लिया है। हाल ही में टाइगर वुड्स की माता का देहांत हो गया था और वुड्स का कहना है कि वे फिलहाल गोल्फ में वापसी के लिए तैयार नहीं हैं। बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा फिल्म अखंड 2 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता रणबीर कपूर ने तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म VD12 के लिए विशेष वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग को किया पूरा। फिल्म का टीजर 12 फरवरी को रिलीज होगा। 14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर फिल्म जब वी मेट भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विकी कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी आएंगे नजर। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अनुपम खेर, अदा शर्मा, ईशा देओल नजर आएंगे।
मार्वल स्टूडियो की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आगामी फिल्म आई एम नॉट एन एक्टर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर मार्च में कैलिफोर्निया में सिनेक्वेस्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। यामी गौतम की फिल्म धूमधाम 14 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फिल्म में प्रतीक गांधी भी नजर आएंगे। उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को ओटीटी पर 14 फरवरी को दस्तक देने वाली है। क्राइम थ्रिलर सीरीज डब्बा होटल 28 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फैंस को सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।